पागलपुर नाम का एक गांव है जहां बहुत सी अतरंगी और अजीब किस्म के लोग रहते। शायद इसलिए उस गांव का नाम ऐसे पड़ गया होगा। उस गांव के हाईवे के पास ही एक ढाबा था। उसके मालिक का नाम परमेश था। उसमें थोड़ा पागलपन होने की वजह से गांव के सभी लोग उसे पागल परमेश करके बुलाते। उसके ढाबे पर मिलने वाली देशी मुर्गी से बनी तरह तरह की खाने पीने की चीजें लोग बड़े चाव से खाते। वे चीजें बहुत ही स्वादिष्ट होती, इसलिए वहां ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ रही थी। उसका पागलपन क्या था ये भी सुन लीजिए। उसने ढाबे पर बहुत सारा पैसा खर्चा करके स्मोक डिटेक्टर्स लगवा रखे थे। ढाबे के प्रवेश द्वार एक बोर्ड लगा हुआ था, नो स्मोकिंग अनलिमिटेड फाइन। क्यों परमेश जी, ये स्मोकिंग डिटेक्टर्स तो मैंने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में और बड़े बड़े स्टार होटलों में देखे हैं। अगर वह आग भी लग जाए तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है, इसलिए वो लोग इसे लगवाते हैं। पर आपका तो ये मामूली टीन का ढाबा है, अगर कभी आग भी लग गई तो सब आसानी से बाहर भाग सकते हैं ना, फिर इसमें क्यों इतना खर्चा करवाया? यहाँ आग लगने से डर से मैंने ये सेटअप नहीं करवाया भाई साहब। मुझे सिगरेट के धुएं से सख्त नफरत है। सिगरेट और सिगरेट पीने वाले से मुझे बहुत चिढ़ होती है, इसलिए सेटअप करवाया है। यहाँ अगर किसी ने सिगरेट पी तो स्मोक डिटेक्टर होते हैं, हर तरफ से पानी बरसने लगेगा। ऐसा सेटअप किया है मैंने। अरे भाई, भला ढाबे पर कौन मूर्ख सिगरेट पिएगा? और अगर किसी ने सिगरेट पी भी ली तो सिर्फ उसे समझाना काफी है ना। एक की वजह से अगर पूरा ढाबा भीग गया तो कितना नुकसान होगा। इसलिए तो मैंने स्मोकिंग बोर्ड के नीचे फाइन अनलिमिटेड लगवाया है। जितना भी नुकसान होगा वह सिगरेट पीने वाले से वसूल किया जाएगा। अब समझ में आया कि गांव वाले तुम्हें उस नाम से क्यों बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? परमेश पागल ही ना। अरे पागल तो वो लोग हैं, मेरा ढाबा मेरी मर्जी। वैसे आप यहाँ पर खाना खाने आए हैं या आप सवाल पूछने आए हैं? पहले अपना काम देखिए, ऐसा चिढ़ते हुए कहा। वह ग्राहक अपना सिर पीटते हुए वहां से चला गया। परमेश के अंदर एक चोर बुद्धि थी। वह काउंटर पर फोन पर बात करने का नाटक करता और बिल के पैसे देने वालों को जानबूझकर कम पैसे वापस लौटाता। उसे नियमित रूप से चिकन की सप्लाई करने वाले व्यापारी से भी वह दाम कम करने के लिए हमेशा झगड़ा करता रहता। एक दिन चिकन सप्लायर का पारा चढ़ गया। देखिए, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। अगर मैं अपनी मुर्गी के दाम कम कर दूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा? आप अगली बार इस तरह परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। इस बात पर परमेश को गुस्सा आता है। इसी गांव में रवि वर्मा नाम का और एक पागल रहता था। उसे लगता था कि वह बहुत बड़ा चित्रकार है। उसके द्वारा बनाई गई तस्वीरें देखने को तो क्या, खुद को भी उसे समझ में नहीं आती। वह सुबह उठते ही अगर पेंटिंग बनाना शुरू करता तो वह कब पूरी होगी यह कोई नहीं जानता। असल में किस चीज की तस्वीर बना रहा है यह समझ में न आने के कारण उसके नौकर भी अपने बाल नोच लेते। पेंटिंग पूरी होने के बाद वह अपने नौकरों से पूछता, ओए लड्डू, ये क्या है और इसका मतलब क्या है? जरा तुम बताओ तो सही। लड्डू सिर खिजाते हुए, मैं जो भी बोलूंगा आप उसे गलत कहेंगे, इससे अच्छा है कि आप खुद ही बता दीजिए। अरे मैं तो अपना असली नाम भी भूल चुका हूँ। रवि वर्मा जैसे महान चित्रकार बनने की चाह में मैंने अपना यह नाम रखा है, और ऐसे महान कलाकार की बनाई पेंटिंग तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? तुम इससे बताओ ये क्या है? लड्डू मनी मन सोचने लगा, हाँ, रवि वर्मा नाम रख लेने से क्या कोई रवि वर्मा बन जाता है? गधा कहीं का। अगर नहीं बताया तो यह पीछा नहीं छोड़ेगा। ये ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गी ने अंडा देने के बाद पागल होकर अपने पैरों से जमीन को कुरेद दिया है। अपना मुंह बंद रखो लट्टू। कला की कदर न करने वाला नीच निकृष्ट आदमी। इसमें एक माँ और एक बच्चा एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। उन घुमाव का यह अर्थ है, एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है और बच्चा अपनी माँ से कितना प्यार करता है। क्या तुम्हें इस पेंटिंग में नहीं दिख रहा है क्या? माँ कसम मालिक, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, आपके हाथ जोड़ता हूँ मैं। चीची, इस घर में किसी को भी कला के प्रति सम्मान नहीं है। अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। मैं अपनी पेंटिंग की इस गांव में एक आर्ट एग्जीबिशन लगाऊंगा और इस दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। अगर ऐसा अनर्थ हो गया तो जैसे कोरोना में लॉकडाउन लग गया था वैसे ही लोग घरों से बाहर आना बंद कर देंगे, भगवान की कसम। रवि वर्मा ने अपनी पेंटिंग की प्रदर्शन लगा दी। वहां आकर जिसने भी उन पेंटिंगों को देखा उसमें से कुछ लोग चक्कर आकर गिर पड़े। तो कुछ लोग अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। वहां कुछ लोग का तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वे अजीबोगरीब डांस करने लगे। झिंका चिका झिंका चिका है, झिंका चिका झिंका है, झुंपाक 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 झुंपाक। एक दिन परमेश के ढाबे के ठीक बगल में एक व्यक्ति ने पोल्ट्री फार्म खोला। फार्म के अंदर सफेद रंग की मुर्गियां घूमते हुए चहल पहल कर रही थी। उस पोल्ट्री फार्म के मालिक का नाम जिगर था।
वह परमेश के पास आया। अरे ये परमेश जी, मुझे पता है कि आप केवल देसी मुर्गी का ही खाना बनाते हैं, फिर भी अगर आप कभी फार्म की मुर्गियों को खाने का सोचे तो मुझे बताइए बाबा, मैं आपको बहुत कम दामों में दे दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं देसी मुर्गियों के अलावा कोई और मुर्गी इस्तेमाल नहीं करता। अगर कभी मेरा इरादा बदला तो आपको जरूर बताऊंगा। जिगर के जाने के बाद परमेश के दिमाग में एक लालच ने जन्म लिया। उसने सोचा, वह जो देशी मुर्गी सप्लाई करने वाला है, दाम करने को कहो तो बहुत नखरे दिखाता है। अगर मैं जिगर से कम दामों में फार्म की मुर्गियां खरीद लूं और उन्हें देसी मुर्गी के जैसे बदलकर पकाओ तो बहुत सारे पैसे बचेंगे, तगड़ा मुनाफा होगा। मुझे तुरंत इस काम में लग जाना चाहिए। वह तुरंत रवि वर्मा के घर पर पहुंचा। उस समय रवि वर्मा पेंटिंग बना रहे थे। परमेश को आता देख लड्डू ने मनी मन सोचा, ये पागल जरूर कोई बड़ा प्लान बनाकर हमारे पागल के पास आया है। रवि वर्मा जी नमस्कार। आप कितने महान चित्रकार हैं ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप जैसे महान इंसान का इस गांव में जन्म लेना इस गांव का सौभाग्य है। आपसे एक जरूरी काम था, इसलिए आया हूँ। एक कलाकार को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? क्या आप मेरी पेंटिंग खरीदने आए हैं? बताइए, आपके लिए डिस्काउंट दे दूंगा। परमेश मनी मन में, तुम मुफ्त में भी दोगे तो मैं नहीं खरीदूंगा, गधे कहीं के। मैं आपकी पेंटिंग खरीद सकूं इतना अमीर नहीं हूँ बाबूजी। आपकी पेंटिंग खरीद कर आपको पैसे भले न दे पाओ, लेकिन आपके पास दूसरे तरीके से पैसे आने का रास्ता दिखाने आया हूँ। लड्डू ने फिर से मन में सोचा, यह कोई जरूर कोई बड़ा घोटाला करके हमारे मालिक को फंसाने वाला है। मेरा मुंह बंद रखना ही बेहतर है। मेरे पास से तो पैसे हमेशा जाते हैं, कभी आने का नाम नहीं लेते। पिछले दिनों में एग्जीबिशन लगाई थी, उसमें एक भी मूर्ख ने पेंटिंग नहीं खरीदी। आखिरकार हॉल का किराया भी मुझे ही अपनी जेब से भरना पड़ा। खैर बताइए, आप किस काम की बात कर रहे थे? क्या काम है? कुछ ज्यादा नहीं बाबूजी। आप जो पेंटिंग कागज पर बनाते हैं उसे बस जिंदा पक्षी पर बनाना होगा। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। रवि वर्मा आश्चर्य से, जिंदा पक्षी पर पेंटिंग बनानी होगी, कागज पर नहीं? हाँ बाबूजी, मैं रोज कुछ सफेद फार्म की मुर्गी आपके पास लेकर आऊंगा। आपको उन पर रंग लगाकर देसी मुर्गी जैसे बनाना होगा। ऐसे काम करने के बदले में आपको हर मुर्गी के हिसाब से पैसे दूंगा। आपका क्या कहना है? उसने संदेह भरी नजरों से देखते हुए पूछा कि वह मानेगा या नहीं। आहा, आपकी सोच कितनी महान है। सच में यह विचार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? जब उस ब्रह्मा ने फार्म की मुर्गी को बनाया था तो उस ब्रह्मा ने उन्हें देसी मुर्गी में बदल देना चाहा था। इतने महान कार्य के लिए क्या कोई पैसे लेता है? अपचार, घोर अपचार। इसे तो कला माता के प्रति हमारा श्रद्धांजलि समझना चाहिए। आप जितना चाहिए उतनी मुर्गियां ले आइए, उन्हें देसी मुर्गियों में बदलने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन पेंट का और ब्रश का खर्चा? अरे परमेश जी, क्या बेकार के खर्चे की बात कर रहे हो? वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे द्वारा बनाए गए जीव जब मेरे आंखों के सामने घूमेंगे तो मेरे लिए वही काफी है। आप जाइए, आप पहले मुर्गियां लेकर आइए। यह देखकर लड्डू मनी मन सोचते हुए हंसने लगा। ये इसे पता ही नहीं वो इसे मक्खन लगा रहा है। मैं चाहे कुछ भी कहूँ यह तो सुनेगा नहीं, मुझे क्या पड़ी है। अगले दिन परमेश जिगर से मुर्गियां खरीदता है। बिना किसी की नजर में आए उन्हें टोकरी में छिपाकर रवि वर्मा के पास पहुंचा देता है। रवि वर्मा उन पर पेंट करके उन्हें देसी मुर्गी जैसा बना देता है। परमेश उन्हें वापस टोकरी में रखकर अपने ढाबे पर लेकर आता है। वह ढाबे के सामने बने मुर्गियों के बाड़े में उन्हें रखकर उनसे खाना बनाना शुरू कर देता है। वह खाना खाने वाले लोगों को धीरे धीरे स्वाद में बदलाव महसूस होता है। जब लोग इसके बारे में पूछने लगे तो परमेश ने बात बदलते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं हमेशा की तरह मुर्गियां लाकर पका रहा हूँ। जो मुझे मुर्गियां बेचता है शायद उन्होंने ही ठीक से दाना नहीं खिलाया होगा, इसलिए स्वाद में बदलाव आ गया। उसे कितनी बार भी समझा, सुनता ही नहीं, चोर कहीं का। ऐसा कहकर सारा दोष सप्लायर पर मर देता है। एक दिन लड्डू, रवि वर्मा, चिकन सप्लायर पुलिस को लेकर परमेश के ढाबे के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर परमेश घबरा गया। सर देखिए, उस बाड़े में जो मुर्गियां हैं उन पर हमारे मालिक ने रंग लगाकर उन्हें देसी मुर्गी जैसी बदला है। यकीन न हो तो हमारे मालिक से पूछ लीजिए। हाँ सर, उनके ऊपर किए गए हर रंग की मुझे अच्छी तरह पहचान है। देखिए वो कितनी मासूम से असली देसी मुर्गी जैसी लग रही है। सर कम से कम अब तो मेरी कला का कदर कीजिए। देखा सर, हमारे मालिक के सीधेपन का फायदा उठाकर इस दुष्ट ने उन्हें यह गलत काम करवाया है। देसी मुर्गी महंगी मिलती है, इसलिए इसने जिगर के पोल्ट्री फार्म से सस्ती मुर्गियां खरीदकर और हमारे मालिक उन पर रंग लगाकर लोगों को धोखा दे रहा है। ओए लड्डू, ये क्या बकवास कर रहा है? देसी मुर्गी को फार्म की मुर्गियां बोलता है? अकल है या नहीं तुझ में? सर इनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए।
और ये अक्ल उसमें नहीं, तुम में नहीं है। जब तुमने मुझसे मुर्गियां खरीदना बंद किया था तभी मुझे तुम पर शक हो गया था। जब लोगों ने स्वाद बदलने की बात की थी रे बाबा, तो तुमने सारा दोष मुझ पे मरने की कोशिश कर रहे थे रे बाबा। वो कौन सी मुर्गियां है अभी देख लेते हैं सर, देखो। ऐसा कहकर वो ढाबे में स्मोक डिटेक्टर के पास गया और एक वहां लाइटर जला दिया। लाइटर के जलते ही ऊपर पड़े पाइप से जोरदार पानी की बौछार होने लगी। वो पानी जैसे ही बाड़ी में रखी मुर्गियों पर पड़ा, उनका रंग धुंधला हो गया। सफेद रंग की फार्म की मुर्गियां बाहर आ गई। यह देखकर रवि वर्मा को गुस्सा आया और वो चिल्लाया, अरे ये क्या किया तुमने? मैंने इतनी मेहनत से पेंट किया था और तुमने पानी डाल दिया। क्या तुम में कला का कोई सम्मान नहीं है? कोई कुछ भी करे, मैं इन मुर्गियों पर रंग लगाना बंद नहीं करूंगा। अरे ओ महान कलाकार, तुम कहाँ से अटपके बाबूजी? तुम तो फंसोगे और साथ में मुझे भी जेल भिजवाओगे। यह बहुत सीधा है सर, इसे कुछ मत कीजिए। चलिए हमारी घर चलते हैं। जेल भेजते हैं तो भेजने दो, मैं जेल की दीवारों पर कोयले से पेंटिंग बनाऊंगा। मेरी कला को कोई नहीं रोक सकता। वह जितना चिल्ला रहा था, लड्डू उसे उतनी जबरदस्ती से घसीटते हुए वहां से ले जा रहा था। आखिरकार पुलिस ने परमेश को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया।